लेक्चर होने वाला है वो है प्राचीन भारत के ऊपर। ठीक है, तो प्राचीन भारत में उससे पहले मैंने आप लोगों को जो लेक्चर दिया था, छोटी सी एक वीडियो ही थी जिसमें मैंने थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दी थी इतिहास के बारे में कि इतिहास जो है 3 भागों में बटा है। ठीक है, जिसमें से पहला है प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास कह सकते हैं। ठीक है, हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत। ठीक है, ये रहेगा हम लोगों का टॉपिक। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्राचीन भारत के मैंने 4 खंड बताए थे। ठीक है, और इसमें जो आप लोगों की डिटेल्स थी वो आज हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे सारी चीजें। ठीक है, ये जो वीडियो है हम लोगों की, ये आपके कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक, ठीक है, ये तीनों ही इतिहास आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप चाहे CUET का एग्जाम दे रहे हो, चाहे BA ऑनर्स का दे रहे हो, चाहे MA ऑनर्स का दे रहे हो, यानी कि UG या PG कोर्स का दे रहे हो, या फिर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर RPSC की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि UGC नेट का भी अगर आपका पास यही चीजें अगर आती हैं, इतिहास से रिलेटेड अगर टॉपिक उसमें है, सिलेबस में है, तो यही चीजें पूछी जाएंगी जो आज हम लोग यहाँ पर अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राचीन भारत है हम लोगों का, वो 4 खंडों में बटा हुआ है। ठीक है, और 4 कौन कौन से पार्ट है मैंने आप लोगों को बताया था अपने पहले लेक्चर में भी आप लोगों को। कौन सा है? धर्म ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ, तो ये पहला है। दूसरा कौन सा आता है इसमें? दूसरा आ जाता है इसमें आपका जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन सा आ जाता है? ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ। और तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें हम लोगों का, और जो तीसरा आता है इसमें वो आता है विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण। ठीक है, जो भी भारत से बाहर के लोग थे, चीन से आए, अफगानिस्तान से आए, पुर्तगाल से आए, ठीक है, डच से आए, जो भी लोग थे उन लोगों का विवरण हम लोगों को प्राचीन भारत से ही मिलना शुरू हो जाता है। वही चीजें हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, और फोर्थ लास्ट जो टॉपिक आता है वो है हम लोगों का पुरातत्व विभाग की तरफ से। ठीक है, पुरातत्व संबंध। ठीक है, पुरातत्व संबंधी जो इससे संबंधी जो चीजें मिली हैं हम लोगों को। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं हम लोगों की इसमें प्राचीन भारत के अंदर। ठीक है, अब प्राचीन भारत में जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कौन सा? धर्म ग्रंथ। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, कौन सा है? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है? देखिए, धर्म ग्रंथ जो सबसे पहले, जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं वो माने जाते हैं वेद। ठीक है, कौन से आ जाते हैं? हम सबसे पहला टॉपिक ही उठा लेते हैं यहाँ पर, बाकी मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कौन सा? धर्म ग्रंथ। सबसे पहला टॉपिक, इसके अंदर आते हैं वेद। वेदों की संख्या अगर बात करें, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद है। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद है हम लोगों का ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद होता है इसमें आपका, और कौन सा आ जाता है? ऋग्वेद आता है इसमें, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद आता है, ठीक है, सामवेद आता है। ठीक, तो ये चीजें क्या है? हम लोगों की वेद है। सबसे पहला आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद,
वेद हैं, ठीक है। ये 4 वेदों को हम संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। इन चारों वेदों, ठीक, संहिता भी कहा जाता है। उसमें से सबसे प्राचीन और सबसे जो पुराना तत्व है वो ऋग्वेद है, ज्ञान का संग्रह। किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है, ठीक है। इसे तो हम ज्ञान का संग्रह कहते हैं। अगर इसके अंदर पूछ ले कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो इसके अंदर हमें 10 मंडल देखने को मिलते हैं, ठीक है। 10 मंडल मिलते हैं हमें, तो हमें इसमें 10 मंडल मिलते हैं और 1048 हमें इसके अंदर सूक्त मिलते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछ ले आप लोगों से, कंपटीशन में सवाल ये आ जाए आप लोगों का कि ये बताइए कि ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं, तो टोटल रचनाएं जो है, रचनाएं इसमें जो है हम लोगों की वो पाई जाती है 10,462, ठीक है। 10,462 जो है इसके अंदर रचनाएं हैं, ठीक है। और कई बार इसकी डिफाइन भी पूछ लिए जाते हैं कि इसके अंदर ये बताइए कि किस मंडल में किस देवता के बारे में लिखा है या किस मंडल को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये जानकारी भी हम लोगों को उसमें मिलती है। मैं इसको पॉइंट वाइज कर देता हूँ 2 और ये 3 पॉइंट हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का यहाँ पर 4th पॉइंट, ठीक है। देखिए, जो लोग ऋग्वेद को पढ़ते थे, ठीक है, वाले जो पढ़ने वाले ऋषि होते थे उनको हम पुरोहित कहते थे, ठीक है। तो पढ़ने वाले को क्या कहते थे? पुरोहित, ठीक है। और इन्हें पढ़ता कौन था उस समय? इन्हें उस समय पढ़ते थे ऋषि, ठीक है। तो इससे ये भी याद हो जाएगा कि कौन पढ़ते थे? ऋषि पढ़ते थे। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो यहाँ पर इन चीजों को पढ़ते, ठीक है। ये चीजें आ जाती हैं ऋग्वेद के अंदर। एक हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किस चीज की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में किस चीज की जानकारी मिलती है? तो देखिए, आर्यों की एक तो उनका इतिहास जानकारी मिलती है, इतिहास की, ठीक है। उनका इतिहास जानकारी मिलती है। वह उनकी राजनीति कि वो राज करने की किस नीति को अपनाते थे और किस तरह के डिसीजन लेते, ये चीज यहाँ पर इसको बोली जाती है कि आर्यों की जो भी राजनीति और जो भी उनका इतिहास था वो सारी चीजें आप लोगों के ऋग्वेद में लिखी हुई है। ऋग्वेद से एक चीज और आती है कि इसमें आप लोगों की जो प्रसिद्ध चीज है ऋग्वेद की, कौन सा श्लोक है, कौन सी रचना है, ठीक है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो 6 पॉइंट पे हम लिख लेंगे कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता का जिक्र है, सूर्य देवता, ठीक है। और यहाँ पर सावित्री को गायत्री मंत्र प्रसिद्ध, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, गायत्री मंत्र यहाँ पर लिखा है, ठीक है। गायत्री मंत्र दिया गया। तीसरे मंडल में सूर्यदेव सावित्री को गायत्री मंत्र दिया गया, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं इसमें। लेकिन अगर इसी से पूछ ले कि ये सूर्य देवता का जिक्र और ये कहां पर है, तो हम कहेंगे इसको विश्वामित्र द्वारा, विश्वामित्र रचित ऋग्वेद, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक चीज और आती है कि इन वेदों का जो संग्रह करा था वो किसने करा, ठीक है। आप सभी कहेंगे जी वेद व्यास, ठीक है। यही होंगे आधे से ज्यादा बच्चों के जवाब कि वेद व्यास जी ने इनका संग्रह करा, ठीक है। लेकिन क्या कोई इनका पूरा नाम बता सकता है? ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं अपने अगले टॉपिक में बताऊंगा, यानी कि अगली क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोग उनका नाम जो है पूरा सर्च करके रखिए, ढूंढ के रखिए और हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए कि वेद व्यास जी का पूरा नाम क्या है।
ऋषि थे, ठीक है, और उन्होंने ही इन वेदों का संग्रह करके रखा। ऐसे ही कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि इसके 10वें मंडल में क्या लिखा गया है, कि इसके 10वें मंडल में क्या लिखा है। तो 10वें मंडल में, 10वें मंडल, तो 10वें मंडल में हम लोगों को पुरुष सूक्त के बारे में लिखा मिलता है, ठीक है, पुरुष सूक्त, ठीक है, किसके बारे में लिखा है, पुरुष सूक्त के बारे में लिखा हुआ है। अब ये जो चीजें हैं, ठीक है, पुरुष सूक्त क्या है, आपके पास ही कई सारे सवाल आ जाएंगे। देखिए, जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में आप लोगों के 4 वर्ण हैं, ठीक है, और इन 4 वर्णों को हम लोग किस तरह से नाम जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो जिनके बारे में ये जो जानकारी प्राप्त हुई है ये हमें ऋग्वेद से मिली है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ये चीजें बताई गई है, ठीक है, कि जो पुरुष है ये 4 वर्णों में बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये चीजें उन्होंने यहाँ तक इसको डिफाइन करा गया है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा यानी कि उनके जो देवता है, ठीक है, भगवान है ब्रह्मा, उनके मुख से जन्म है। उसके बाद जो उनके कंधे हैं उनसे क्षत्रिय जन्म है। उसके बाद जो उनकी जांघें हैं उनसे वैश्य जन्म है, और जो उनके चरण हैं उनसे शूद्र जन्म है, ठीक है। ये चीज उन्होंने बताई है कि ये जो लोग हैं इस तरह से बटे। ऐसे ही कई बार पूछ लिया जाता है ऋग्वेद से ही सवाल, 10वां पॉइंट हम लोगों का, कि वामन अवतार का जिक्र किस वेद में मिलता है। वामन अवतार, वामन अवतार, ठीक है, वामन अवतार का जिक्र किस जगह मिलता है। देखिए, वामन अवतार का जो जिक्र है वो हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। जाहिर सी बात है, हम लोग ऋग्वेद पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद के ही क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है। वामन अवतार का जिक्र, लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं पता कि वामन अवतार क्या है, तो भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक है वामन अवतार, जो बहुत छोटा सा, और राजा बलि से उन लोगों ने भिक्षा मांगी, उन्होंने भिक्षा मांगी, और भिक्षा में क्या मांगा थी, सिर्फ 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। तो ये चीज जो है वामन अवतार की, ये जो जिक्र मिलता है हम लोगों को, ये मिलता है किसमें, ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर इसकी सारी डिटेल्स मिलती है। अच्छा, और चीजें मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उठते हैं या हम लोगों के प्राचीन भारत में से सवाल आते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप ऋग्वेद के अंदर से ही आते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। मैं कई बार रिपीट कर चुका, आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कि सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे नया अथर्ववेद है, सबसे लास्ट में बना था अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद के बारे में और बाद में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आ जाता है हम लोगों का 11 पॉइंट। 11 पॉइंट क्या है हम लोगों का इसमें, कि भगवान इंद्र के लिए कितनी बार या उनकी कितनी रचनाएं, उनके लिए कितनी रचनाएं आई हैं। तो इंद्र के लिए 250 है, ठीक है। और एक पूछा जाता है अग्नि के लिए, अग्नि के लिए कितनी रचनाएं, वो है 200। इन दोनों के लिए ही सवाल आते हैं कि इंद्र के लिए, भगवान इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं ऋग्वेद के अंदर, और अग्नि देवता के लिए कितनी रचनाएं हैं ऋग्वेद के अंदर। तो एक 250 है जो इंद्र की है, और 200 अग्नि की आती है, ठीक है। ये चीजें आती हैं हम लोगों की इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों का जो ऋग्वेद है वो खत्म होता है। इसके मैंने 11 पॉइंट लिखवाए जो हम लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद शुरू होता है हम लोगों का यजुर्वेद, ठीक है। देखिए, यजुर्वेद जो है ये मंत्रों तथा बलियों के समय अनुपालन करने के लिए बनाया गया था। कब बनाया था, मंत्रों और बलि के लिए। देखिए, आप लोगों को पता है कि पहले जो थी बलि प्रथा थी, ठीक है, बलि दी जाती थी, तो इसीलिए बलि देने के लिए मंत्रों का जो संग्रह बनाया गया वो यजुर्वेद में डाल दिया गया, ठीक है, बनाया गया। और किस चीज के लिए, स्वर पाठ के लिए इसको बनाया है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऋग्वेद हम लोगों को यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि ऋग्वेद में क्या क्या चीजें आती हैं।
कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो हम लोगों का कमेंट बॉक्स आपके पास खुला हुआ है, ठीक है। आप वहां पर कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग वहां से आपको जरूर जवाब देंगे। अगर वहां से भी हम लोग कोई जवाब नहीं देते हैं तो आप हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर बहुत अच्छे से पता होगा, 9650680709, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम लोगों की जो और वीडियोज हैं उसमें भी हम आप लोगों को ये नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हम लोगों का दूसरे नंबर का वेद, ठीक है। युजुर्वेद आ जाता है। देखिए युजुर्वेद में आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये स्वर के पाठ करने के लिए, स्वर पाठ व मंत्र, स्वर पाठ के लिए मंत्र, इसको यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, स्वर पाठ के लिए मंत्र और बलि के लिए, ठीक है। तो बलि के लिए जो अनुपालन करना होता था, इनके समय जो अनुपालन करना होता था, ठीक है, अनुपालन करने के लिए जो संग्रह बनाया गया वो किसमें है? युजुर्वेद में है। स्वर पाठ करना है, ठीक है, मंत्र उच्चारण करने हैं, बलि के समय पर करने हैं, ठीक। तो उसके लिए जो भी अनुपालन, जो भी दिशा निर्देश दिए गए वो किसके द्वारा दिए गए? युजुर्वेद के द्वारा दिए गए, ठीक। ये चीजें आती हैं इसमें। और क्या चीजें आ जाती हैं आपकी युजुर्वेद के? देखिए जैसे कि मैंने बताया कि भाई अस्वर मंत्र अनुपालन करने के लिए हो गया, तो इसी के अंदर उन्होंने क्या करा? पॉइंट 1, पॉइंट 2, जो भी हवन करने के लिए, ठीक है, हवन या पूजा पाठ का विधि विधान वो सभी चीजें भी इसमें आ गई कि आपको यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, पूजा करने के लिए क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं, क्या उसके विधि है, क्या उसका विधान है, ये सारी चीजें भी युजुर्वेद के अंदर आती हैं, ठीक। तो उनके जो नियम कायदे लॉज हैं वो सारे के सारे युजुर्वेद में आ जाती हैं। हवन यानी कि यज्ञ कह सकते हैं, मैंने यहाँ पर आज के समय में लिख दिया, पहले के समय में इसको यज्ञ कहा जाता था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है इसकी खास बात, तो युजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में पाया जाता है, गद व पद, ठीक है। ये दोनों ही चीजों में पाया जाता है, ये गद में भी है और पद में भी है, यानी कि इसके अंदर रचनाएं भी हैं और हिस्टोरिकल टाइप जो है यानी कि थ्योरी टाइप जो चीजें लिखी जाती हैं गद की, वो चीजें भी इसके अंदर लिखी हुई, समझाने के लिए लिखी हुई कि इस तरह से ये चीजें आपको करी जाएंगी। फिर मंत्र लिखे हुए हैं, मंत्र किसमें होते हैं? संस्कृत में होते हैं, वो पद में चले जाते हैं आप लोगों के, ठीक है, यानी कि श्लोक चले जाते हैं, कविता चली जाती है इसके अंदर, ठीक। तो ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं जो गद और पद में दोनों में आती है, ठीक है। अब जो आता है हम लोगों का अगला, वो आता है सोमवेद, ठीक है। कौन सा? तीसरे नंबर का सोमवेद, ठीक है, सोमवेद। देखिए सोमवेद क्या है? जो सोम का अर्थ है आप लोगों का, सोम का अर्थ होता है गान, ठीक है, जो गाया जाए, ठीक। अब सोमवेद, वेद जोड़ दिया इसके अंदर, यानी कि एक ऐसा संग्रह है जो चीजें हम हवन के टाइम पर, पूजा के टाइम पर जो भी मंत्र हम गाएंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, वो किसमें आते हैं? सोमवेद के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो भी चीज हमें जिसको भी बुलाना है, जिस देवता को बुलाना है, ठीक है, या फिर हम लोगों को क्या करना है? उनको प्रसन्न करना है, उनके श्लोक गाने हैं, इंद्रदेव का लिखाया था मैंने, अग्नि का गाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके वेद में से मंत्र निकालने पड़ेंगे और उनको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है? सोमवेद के अंदर, सोमवेद का अर्थ है, पहले सबसे पहले लिख लीजिए सोम का अर्थ क्या है? सोम का अर्थ है गान करना, गान, ठीक है, गाना, राइट। तो गान करना, ठीक। अब इसके अंदर क्या है? क्या चीजें हैं? मंत्रों का गान, यानी कि इसके अंदर क्या है? मंत्र हैं सारे, हवन के, पूजा पाठ के, वो सारे के सारे इसके अंदर क्या है? मंत्र लिखे हुए हैं कि किसके लिए कौन सा मंत्र बोला जाएगा,
ये इसमें आ जाता है आप लोगों का सोमवेद में। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये बनता है सोमवेद का कि इसके अंदर जो लोग जैसे ऋग्वेद को कुछ बोलता था या पढ़ता था ऋग्वेद को, तो उसको हम क्या कहते थे, ग्रोथ कहते थे। ठीक है, ऐसे ही जो इसकी जानकारी रखता है, कौन, सोमदेव वेद की, सोम वेद की। ठीक है, और जो उसको पढ़ता है, इनके मंत्रों को पढ़ता है, इनकी रचनाओं को कंठस्थ करके पढ़ता है, ठीक है, वो उनको क्या कहते हैं, उद्धार्थ कहते हैं, उद्धार्थ। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, उद्धार्थ कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर उद्धार्थ हमने ये क्या दिया, एक फोर्थ पॉइंट और लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको फोर्थ पॉइंट को, कि देखिए ये जो है इसका मतलब है गान। हम इसी से भारतीय संगीत की पहचान होती है। इनका जनक सोमदेव है, भारतीय संगीत का जनक, गीत का जनक। ठीक है, कौन है, सोमवेद है। ठीक है, सोमवेद भारतीय संगीत का जनक है। आप लोग इसको साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी चीज पूछनी है तो आप हम लोगों के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास है हम लोगों की वो यहीं तक है। ठीक है, क्योंकि जो अथर्ववेद है उसमें बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों की। ठीक, तो उसको आज नहीं, हम लोग किसी और दिन करेंगे, और पूरा का पूरा लेक्चर उस दिन अथर्ववेद के ऊपर ही होगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें आएंगी, हम लोग कवर करेंगे अपने इस लेक्चर्स में। ठीक है, यहाँ पर हम पुराणों के बारे में भी जानकारी लेंगे, कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे नया पुराण है। ठीक है, सारी जानकारी देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, और जल्द मिलते हैं हम लोग अपनी एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए घर पर सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, देखते रहिए चौके इंडस्ट्रियल एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।